हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अनोखी सैंडल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। पायल बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी दादी के पास रहती थी। 5वीं के बाद गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए उसकी दादी ने उसकी पढ़ाई लिखवाई छुड़वा दी थी। उसकी शादी शहर में तय हो गई थी और वो बहुत खुश थी। उसके पति मयंक ने उसकी खूबसूरती देखकर ही उससे शादी करने के लिए हाँ कहा था। शादी होते ही वो शहर आ गई। ससुराल आते ही मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। माँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। पायल अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समाई। सारे रीति रिवाज निभाते निभाते पायल बहुत थक गई थी। रात में जब मयंक उसके कमरे में आया तो पायल, हमारी शादी इतने दिनों से तय थी। मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियाँ लिखी, पर तुमने कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, मुझे इतना अच्छा लिखना नहीं आता ना, बस इसीलिए। वैसे कितनी पढ़ाई की है तुमने? मैंने 5वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद दादी ने स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। ये क्या मजाक है? हमने तो सोचा था कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। पायल उसका गुस्सा देखकर उससे बोलती है, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता था, पर दादी मुझे शहर किसके पास भेजती। मयंक उसे अकेले ही कमरे में छोड़कर वहाँ से चला गया और पायल रोने लगी। रात भर उसे नींद भी नहीं आई। फिर सुबह, अरे बहू, मयंक कहाँ पर है? माँ जी, वो कमरे में आए तो थे, पर नाराज होकर चले गए। क्यों? पहले दिन ही नाराज हो गया? हाँ, जब मैंने उनको बताया कि मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ, तब वो नाराज होकर चले गए। क्या? इतना बड़ा झूठ छुपाया तुमने? माँ जी, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं था कि मैं कितनी पढ़ी हूँ, वरना मैं बता देती। इससे भला छुपाने वाली कौन सी बात है? गांव में स्कूल रहता तभी तो पढ़ती ना। मैंने तो सोचा था कि पढ़ी लिखी बहू घर में आएगी तो मैं सबके सामने सर ऊंचा करके जी पाऊंगी। दुर्गा चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। अरे, चाय भेज दो माँ। अभी लाई बेटा। तुम रात भर कहाँ थे? माँ, मेरे ऑफिस के लोगों ने अगले हफ्ते एक पार्टी रखी है, हमें बुलाया है। मैं अनपढ़ बीवी को लेकर कैसे वहाँ जाऊँगा? बेटा, मैं तो कहती हूँ इसमें गलती हमारी भी है। तुम भी तो उसकी खूबसूरती देखते ही उस पर लट्टू हो गए, कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। माँ, मैं जीवन भर अनपढ़ बहू का बोझ नहीं उठा सकता। उसको आप उसके मायके भेज दीजिए। पायल वहीं पर खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। माँ जी, मुझे मायके मत भेजिए। मेरी दादी जीते जी मर जाएंगी। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। दादी ने मुझे बड़ी तकलीफ से पाला है। प्लीज माँ जी। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। मयंक, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो शादी हुई है तुम्हारी, और अभी ये मायके चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? माँ, मैं ये सब नहीं जानता हूँ। मयंक तैयार होकर वहाँ से बाहर चला गया। पायल की रोते रोते हिचकियाँ बंद हो गई थी। पायल अपने कमरे में चली गई और उसने अपना सामान निकाला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सी सैंडल पड़ी थी। वो उस सैंडल को हाथ में उठाकर देखने लगी। तभी सैंडल से एक आवाज आई। पायल, तुम रोना बंद करो, बस हिम्मत से काम लो। कौन हो तुम? मैं जादुई सैंडल हूँ। दादी ने ये सैंडल देते हुए ये तो बताया था कि इसे बहुत संभाल कर रखना, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ओह, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे मेरे मायके भेज रहे हैं। तुम उनसे कह दो कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई फिर से शुरू करोगी। हाँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। और वैसे भी
अभी मैं सिर्फ 15 साल की ही तो हूँ। पायल ने वो जादुई सैंडल पहनी और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी सासू माँ के पास पहुँच गई। माँ जी, मैं यहीं रहकर पढ़ाई लिखाई कर लूंगी। आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए ना। इस बार 10वीं की परीक्षा दे दूंगी और 2 साल के बाद 12वीं की। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ। शाम को जब मयंक घर आया तो पायल चाय और पकौड़े बना रही थी। घर में आते ही मयंक बोला, माँ, आज तो पकौड़ों की खुशबू बाहर तक जा रही है। मयंक ये कहते कहते रसोई में चला गया, पर रसोई में पायल को देखते ही वो जल्दी से वापस आ गया। पायल चुपचाप पकौड़े और चटनी लेकर आ गई, लेकिन मयंक ने पकौड़े की प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। पायल ने झटपट सारे पकौड़े उठा लिए और जल्दी से रसोई में चली गई। तभी मयंक की माँ वहाँ पर आ गई। मयंक, उस दिन माँ बाप की बच्ची ने इतने प्यार से पकौड़े बनाए हैं और तुमने फेंक दिए। माँ, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। पहले चाय पी लो, फिर कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। समाधान? हाँ, समाधान। बहू, चाय ले आओ बेटा। पायल रसोई में खड़ी खड़ी थर थर काँप रही थी। जैसे ही माँ जी ने आवाज दी, वो चाय लेकर जल्दी से आ गई। मयंक ने उसकी तरफ देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। माफ करना पायल, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। ले आओ, मैं तुम्हारे पकौड़े जरूर खाऊंगा। पायल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पायल ने फटाफट पकौड़े की प्लेट लाकर वहाँ पर रख दी। अपनी भी चाय यहीं ले आओ। नहीं, मैं चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। तुम तो सचमुच बच्ची ही हो। अच्छा, पकौड़े तो खा लो। पायल अपनी प्लेट में पकौड़े डालकर ले आई। सबने बैठकर पकौड़े खाए और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। पायल आगे पढ़ना चाहती है, इसका एडमिशन करवा देते हैं। मयंक हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। अरे माँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? पायल, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, कल ही मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने चलूँगा। पायल बहुत खुश हुई। खटखट सैंडल खटखटाते हुए उसने सारे बर्तन उठाए और रसोई में बर्तन रखकर अपने कमरे में चली गई। फिर सैंडल उतार दी और सैंडल से बोली, ओ सैंडल, तुमने तो मेरी सारी समस्या को हल कर दिया। पायल, तुम जहाँ भी जाना मुझे पहन कर ही जाना। तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। पायल कमरे से बाहर आई और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज खाना मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा, आज तुम ही बनाओ खाना। पायल के हाथ में तो जादू था। उसने इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया कि सब उंगलियां चाटने लगे। बहू, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा है? माँ जी, मुझे खाना बनाने का बचपन से ही बहुत शौक है। पायल तो समझ गई थी कि ये सब इसी जादुई सैंडल का जादू है, वरना उसे तो खाना बनाना भी मुश्किल से ही अच्छा लगता था। फिर दूसरे दिन, पायल, ये ड्रेस पहनकर स्कूल चलो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने जा रहा हूँ। पायल ने ड्रेस पहनकर सैंडल पहनी और कमरे से बाहर आ गई। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल कक्षा 10 की विद्यार्थी लग रही हो। चलो। पायल स्कूल गई तो थोड़ी सी आनाकानी के बाद प्रिंसिपल ने कुछ जरूरी कागजात देकर उसको एडमिशन दे दिया। मयंक हमेशा अलग कमरे में सोता था। पायल बहुत दुखी रहती थी, पर वो दिन रात मेहनत करती, दुर्गा के साथ काम भी करती, स्कूल भी जाती और पढ़ाई भी करती, लेकिन जादुई सैंडल की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं थकती थी।
3 साल बाद जब उसकी 12वीं का रिजल्ट आया तो वो पूरे स्कूल में प्रथम आई थी। माँ जी, मैंने अपने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी बहू बहुत होशियार है। मयंक जब शाम को घर आता है, देखिए मैंने अपने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे पुरस्कार भी मिला है। उस दिन मयंक बहुत खुश हुआ। पायल, आज से मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगा। पायल के गाल सुर्ख गुलाब की तरह लाल हो गए थे। अगर जादुई सैंडल न होती तो वो अपने गांव में ही पड़ी पड़ी सड़ते रहती। बहुत समय पहले की बात है। अमरगंज नाम के गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में शंकर अपनी पत्नी आरती और अपनी बेटी मानवी के साथ हंसी खुशी से रहा करता था। शंकर अपनी पत्नी आरती के साथ अपने छोटे से खेत में खेती किया करता था। शंकर एक दिन अपने खेत में खेती कर रहा होता है। तभी उसकी बेटी मानवी आकर उससे कहती है, पिताजी, पिताजी, देखिए मुझे क्या मिला है। दिखा जरा, तुझे क्या मिला है। मानवी ने जब अपनी बंद मुट्ठी खोली तो उसके हाथ में एक बहुत ही पुराना सिक्का था। अरे, ये तो पुराना सिक्का है। ये तुझे कहाँ से मिला। यही अपने खेत में, शायद दादाजी का गिर गया होगा और अब जाकर मुझे मिला है। तभी आरती भी वहाँ पर आ गई। अरे दिखा जरा। मानवी ने वो सिक्का अपनी माँ को दिखाया। ये तो बहुत पुराना सिक्का है। सुना है पुराने सिक्के बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं। हाँ, पर इसका क्या दाम होगा। वो तो सुनार की दुकान पर जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए पिताजी, दुकान पर चलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तीनों पुराने सामान वाली दुकान पर पहुँचते हैं। शंकर ने वो सिक्का दुकानदार को दिखाया। दुकानदार ने उस सिक्के को अच्छे से देखा और बोला, हाँ, मैं तुम्हें इस सिक्के का 20,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। क्या 20,000? ठीक है, दे दो। 20,000 सुनते ही मानवी और आरती भी बहुत खुश हो गई थी। पैसे लेकर तीनों दुकान से बाहर निकले और खुशी खुशी घर जाने लगे। तभी बाजार में मानवी कहती है, पापा, मेरे लिए कुछ कपड़े और खिलौने खरीद दो ना। ठीक है मेरी लाडली बेटी। और मेरे लिए भी साड़ी खरीद दो। बस एक ही, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसे सेठ जी के पास वापस कर दूँ। जल्दी से जल्दी उनका कर्ज वापस करना है। हाँ जी, ठीक है। मानवी ने अपनी पसंद के कपड़े खरीदे और आरती ने अपनी पसंद की एक साड़ी खरीदी और फिर कुछ खिलौने और मिठाइयाँ खरीदकर तीनों घर वापस आ गए। मैं ये बचे हुए 19,000 रुपए सेठ जी को दे कर आता हूँ। हाँ, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। सेठ अपने सोफे पर बैठा हुआ था। शंकर उसके पास पहुँचा और फिर उससे बोला, ये लीजिए सेठ जी 19,000 रुपए, बाकी मैं जल्द ही लौटा दूंगा। हाँ हाँ, चल ठीक है। अब आती हुई लक्ष्मी को कौन मना कर सकता है। लाओ लाओ, मेरे पैसे जल्दी दो मुझे। शंकर सेठ को पैसे दे देता है और वहाँ से घर वापस चला जाता है। जब वो घर पहुँचा तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द मेरा ये कर्ज चुकता करवा दो, ताकि मेरा ये पुश्तैनी घर फिर से मेरा हो जाए। आज तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्हें बिना मेहनत के 20,000 रुपए मिले थे। इस बात को लगभग 1 महीना बीता हुआ था कि सेठ अपने आदमियों के साथ शंकर के घर आ जाता है। शंकर, अरे ओ शंकर। जी सेठ जी, बोलिए। देख, तेरे कर्ज लिए हुए पैसे का ब्याज 10,000 रुपए हो चुका है और कर्ज 1 लाख और तेरा बोला हुआ समय भी खत्म हो चुका है। पर 1 लाख रुपए चुका तो दिए हैं सेठ जी।
अरे वो तो मेरा ब्याज था, भूल गया। तेरा 2 लाख रुपया था, जिसमें से 1 लाख रुपया बचा है। नहीं, ये तो नाइंसाफी है सेठ जी। अब जो भी है, कर्ज लेते वक्त तूने खुद ही इस एग्रीमेंट पर साइन किए थे, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि मैं तुझे 1 लाख रुपए कर्ज दे रहा हूँ, जिसमें 2 लाख रुपए ब्याज होगा, कुल मिलाकर 3 लाख। अगर तुम ये पैसे मुझे नहीं लौटा पाए तो तुझे ये घर खाली करना होगा। सेठ जी, हम पर दया कीजिए, ये घर ही हमारा सब कुछ है, हम इतना सारा ब्याज कहाँ से देंगे? ये तो मेरा धंधा है बहन, और धंधे में भाई बंधु नहीं करता। आप लोगों का समय खत्म होने में 10 दिन बाकी है। 10 दिनों में मुझे 2 लाख रुपए दे दिए तो अपना घर ले लो। ये कैसे होगा सेठ जी? ये तो संभव ही नहीं है। अब भाई ये सब मैं नहीं जानता। सेठ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। शंकर के परिवार पर आफत आ चुकी थी। सेठ ने जो इतना ब्याज बढ़ा दिया था, अब हमारा क्या होगा जी? 10 दिन में मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? क्या ये घर हमें खाली करना होगा पिताजी? तीनों फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि जल्द ही वो लोग बेघर होने वाले थे। सेठ ने वो एग्रीमेंट के कागज लॉकर में संभाल कर रख दिए थे। मानवी अपने घर को ढंग से देखने लगी। उसे पहले की बातें याद आने लगी और यूं ही चलते चलते वो स्टोर रूम में पहुंची। स्टोर रूम में धूल मिट्टी जमी हुई थी। उन धूल मिट्टी के बीच एक बक्सा चमक रहा था। मानवी का ध्यान उस बक्से पर गया। पता नहीं इस बक्से में क्या होगा। फिर मानवी ने उस बक्से को खोला तो उसके अंदर 2 चमकती हुई सैंडल थी। सैंडल देखते ही मानवी बहुत खुश हो गई। वाह, इतनी सुंदर सैंडल है, ये तो मुझ पर बहुत सुंदर लगेगी। मानवी ने वो सैंडल अपने पैरों में पहन ली। वो खुशी खुशी कमरे से बाहर आई और अपनी माँ से बोली, माँ देखो तो ये सैंडल कितनी अच्छी है। आरती को सैंडल तो दिख रही थी, लेकिन उसको उसकी बेटी नजर नहीं आ रही थी। मानवी, कहाँ है तू बेटा? माँ, मैं यही तो हूँ, आपके सामने। अजय सुनते हो? आइए जरा यहाँ, जरा इधर तो आइए। क्यों, क्या हुआ? मुझे मानवी की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। अरे माँ, मैं यही तो हूँ। सुनिए जी, वो सैंडल तो देखिए। मानवी बेटा, जरा सैंडल उतारो। ठीक है पिताजी। फिर मानवी ने वो सैंडल उतारी और फिर वो दिखाई देने लगी। मुझे लगता है कि ये कोई जादुई सैंडल है। इसे पहनते ही मानवी अदृश्य हो गई थी जी। मानवी, ये सैंडल तुम्हें कहाँ मिली बेटा? स्टोर रूम में पिताजी, एक बक्सा था, उसमें मिली थी मुझे। जरूर हमारे पूर्वज हमारी मदद करना चाहते हैं। ये जादुई सैंडल हमारी कैसे मदद कर सकती है जी? मुझे एक आइडिया आया है। शंकर ने अपना आइडिया मानवी और आरती को बताया और फिर सभी बहुत खुश हो गए, मानो उनकी परेशानियों का हल मिल गया हो। उस रात शंकर, आरती और मानवी तीनों सेठ के घर के बाहर पहुँचे। बेटा मानवी, तुझे याद है ना कि तुझे क्या करना है? हाँ पिताजी, मैं कर लूँगी। और फिर मानवी ने वो जादुई सैंडल पहनी और सेठ के घर में चली गई। सेठ अपने बिस्तर पर अकेला सोया हुआ था। मानवी उसके कमरे में गई और जोर जोर से हंसते हुए पैर पटक पटक कर चलने लगी। उसके चलने के कारण उसके सैंडल से आवाजें आ रही थी। सैंडल का शोर सुनकर सेठ की नींद खुल गई और वो यहाँ वहाँ देखने लगा कि तभी उसे चलती हुई सैंडल दिखाई दी और वो डर गया। आप कौन हो? कौन हो? भूत! भूत!
मैं शंकर की माँ की आत्मा हूँ। तू मेरे बेटे का घर छीनेगा? तेरी इतनी हिम्मत? सेठ को सिर्फ मानवी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि कोई भूत है। जादुई सैंडल की मदद से मानवी सेठ को दिखाई नहीं दे रही थी। तभी सेठ डर कर बोला, मुझे वो घर नहीं चाहिए। मैं कल ही जाकर सारे कागज शंकर को वापस कर दूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सेठ डर के मारे रोने लगा। इस बार तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तूने मेरे घर पर नजर भी डाली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं सपनों में भी शंकर की जायदाद पर नजर नहीं डालूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। मानवी दरवाजे की तरफ चलने लगती है। सेठ को तो सिर्फ सैंडल ही दिखाई दे रही थी। मानवी के पिताजी और माताजी मानवी का बाहर ही इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों अपने घर चले गए। पापा, वो सेठ तो डर के मारे कांप रहा था। क्या सेठ घर के कागज लौटाएगा? हाँ, तुम देखना, वो सेठ कल सुबह ही आकर हमारे घर के कागज हमें दे देगा। शंकर का प्लान कामयाब रहा। अगले दिन सेठ शंकर के घर आया और बड़ी इज्जत से शंकर को पुकारने लगा। शंकर भाई, अरे ओ शंकर भाई। हाँ सेठ जी, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पर? सेठ ने शंकर को वो कागज वापस कर दिए और शंकर से माफी मांगते हुए सेठ बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मैं धोखे से तुम्हारा घर हथियाना चाहता था। ये लो तुम्हारे पेपर, वरना तुम्हारी माताजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। सेठ ने शंकर को वो कागज दे दिए और वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। और उस दिन के बाद से शंकर अपनी पत्नी आरती और अपनी बेटी मानवी के साथ उस घर में हंसी खुशी से रहने लग गया।